दोस्तों जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं जो 18 दिसंबर का, उसमें है 34वें ब्यास सम्मान से संबंधित। ठीक है, तो 34वें ब्यास सम्मान जो है किनको मिला है, तो सूर्यबाला है ना, सूर्यबाला एक लेखिका है, उपन्यासकार हैं सूर्यबाला। ठीक है, उनके उपन्यास को मिला है। किस उपन्यास के लिए मिला है 34वें ब्यास सम्मान 2024? ठीक है, वो हम देखेंगे। कौन देता है, तो के बिड़ला फाउंडेशन। ठीक है, 1991 से। फिर है राष्ट्रपति ध्वज किसे दिया गया है, तो ये भी देखेंगे। राष्ट्रपति ध्वज जो है राष्ट्रपति निलयम में भी गई हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, सिकंदराबाद तेलंगाना में, है ना। तो वहीं पे दिया गया है एक विश्वविद्यालय को, ठीक है, महाविद्यालय को, माफ़ करना। ठीक है, तो वो सब हम देखेंगे। फटाफट हम शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस महाविद्यालय को राष्ट्रपति ध्वज प्रदान करेंगी, तो पहला ही प्रश्न है ये, रक्षा प्रबंधन महाविद्यालय। याद रखिएगा, रक्षा प्रबंधन, डिफेंस मैनेजमेंट कॉलेज, DMC। ठीक है, ये कहाँ है, तो ये सिकंदराबाद में है, सिकंदराबाद। ठीक है, सिकंदराबाद से याद रखिएगा, सिकंदराबाद और हैदराबाद को दो जुड़वा शहर कहा जाता है। ठीक है, और ये है कहाँ पे, तो तेलंगाना में। तेलंगाना के बारे में, ठीक है, लोकसभा सीटों की संख्या 17, विधानसभा सीटों की संख्या 119 है। मुख्यमंत्री कौन है, तो रेवंत रेड्डी। ठीक है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति एक हफ्ता दौरे गई है, वहाँ पर कहाँ पे, तो राष्ट्रपति निलयम। राष्ट्रपति निलयम एक भवन है, राष्ट्रपति भवन के जैसा। ठीक है, उसको ब्रिटिश प्रेसिडेंट हाउस के तौर पर बनाया गया था 1848 में। ठीक है, 1860 में, माफ़ करना, 1948 में भारत में जब शामिल हो गया हैदराबाद, है ना, भारत का ही अंग था लेकिन शामिल हो गया जब ऑफिशियली तरीके से अंग्रेज़ों के टाइम पे, है ना, उनके बंटवारे की नीति के हिसाब से। तो 1948 में दोबारा से जब भारत में शामिल हुआ, है ना, विलय हो गया, तब जाके इसको जो है राष्ट्रपति भवन बना दिया गया। और साल में कम से कम एक बार राष्ट्रपति वहाँ जाते हैं और अपने दिन भर का जो काम है, जो भी हस्ताक्षर करते हैं, पेपर डॉक्यूमेंटेशन जो भी है, वो सारे काम वहाँ से करते हैं। ठीक है, तो वहीं पे हैं भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति निलयम में, सिकंदराबाद में। अब आगे बढ़ते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में भारत का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट किसान कवच लॉन्च किया। तो कीटनाशक रोधी है, एक सूट है, बॉडी सूट, इसका नाम क्या है, किसान कवच। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ताकि कीटनाशकों की छिड़काव जो होती है ना, दवाई की, उसके साथ साथ जब किसानों को पड़ता है तो उसके स्किन में, है ना, आँखों को, श्वास नली में, इस तरह का बहुत सारी बीमारियों को मतलब आवास बन जाता है, घर बन जाता है शरीर हमारा। ठीक है, तो ये एक बढ़िया पहल है, किसान कवच। कौन लॉन्च किया है, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह। ये कहाँ से आते हैं, तो जम्मू कश्मीर के उधमपुर से। ठीक है, जम्मू कश्मीर के उधमपुर से। अभी इन्होंने ही बताया था क्या, कि 2035, है ना, 2035 तक भारत जो एक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा अंतरिक्ष में, जिसका नाम क्या होगा, भारत अंतरिक्ष स्टेशन। और 2040 में हम अपने देश से एक यात्री भेज देंगे। ठीक है, तो ये लक्ष्य है 2035 और 2040। तो ये सब याद रखिएगा थोड़ा सा। ठीक है, जो भारत है वो 39 देशों के नागरिकों में शामिल होंगे। कौन से 39 देशों के नागरिक में भाई, तो एक्चुअली क्या है, जिन्हें 2025 से श्रीलंका की यात्रा के लिए निःशुल्क वीज़ा मिलेगा। भारत दौरे पर आए श्रीलंका के विदेश मंत्री विजेता हेराथ ने नई दिल्ली में इंडिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक संवाद कार्यक्रम में यह घोषणा की। तो श्रीलंका के जो विदेश मंत्री हैं, जिनका नाम क्या है, विजिता, इन्होंने दिल जीत लिया हमारा, है ना। और क्या किए, 2025 तक श्रीलंका की यात्रा के लिए निःशुल्क वीज़ा दिए। ठीक है, याद रखिएगा। ये 2025 से मिलेगा, जनवरी 2025 से। इसी के साथ एक और चीज़ याद रखिएगा, रूस भी दे रहा है 2025 के लिए। ठीक है, अभी श्रीलंका के राष्ट्रपति भारत आए थे और भारत का उनका विदेशी दौरा पहला था चुनाव जीतने के बाद, है ना। विदेशी दौरा में भारत को पहले प्राथमिकता दी उन्होंने और पहले देश भारत आए। ठीक है, तो थोड़ा सा श्रीलंका के बारे में, उनका नाम क्या था, तो राष्ट्रपति का नाम है ना, राष्ट्रपति का नाम क्या है, अनुरा कुमार
दिशा नायके, अनुराग कुमार दिशा नायके। प्रधानमंत्री कौन है वहाँ पे? तो प्रधानमंत्री हैं श्रीमती अमारा सूर्या, हरिनी अमारा सूर्या, ठीक है, हरिनी, श्रीमती हरिनी अमारा या अमर सूर्या, ठीक है, अमारा सूर्या, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जयपुर में बिजली, सड़क, रेलवे, पानी से जुड़ी 46,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला और शिलान्यास किया और उद्घाटन भी किया, ठीक है। कुछों का शिलान्यास किया और कुछ का उद्घाटन किया। हुआ क्या है, तो जो राजस्थान की सरकार है, भजनलाल शर्मा है ना, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा, उनका 1 वर्ष पूरा हो गया है, इसलिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ठीक है। तो भजनलाल शर्मा, राजस्थान नाम आ गया है तो राजस्थान के बारे में थोड़ा सा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। गवर्नर कौन है भाई? तो गवर्नर हैं हरिभाऊ बागड़े, हरिभाऊ बागड़े, याद रखिएगा, ठीक। लोकसभा सीटों की संख्या 25 और विधानसभा सीटों की संख्या 200, ठीक। लोकसभा में आज एक राष्ट्र एक चुनाव से जुड़े विधेयक पेश किए गए। हालांकि ये पेश किया गया है और उसके बाद फिर से चला गया जेपीसी के पास, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास, ठीक है, संयुक्त संसदीय समिति के पास चला गया है। ये भारत सरकार इसको वापस से भेज दी है चर्चा के लिए, ठीक है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ये पहले भी बात किए थे जब हम किसके बारे में पढ़े थे, वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के बारे में, जेपीसी कमेटी बैठाई गई थी तब, ठीक है। कौन सा गठन करता है, कितने सदस्य होते हैं, कौन अध्यक्ष है, जगदम्बिका पाल जो थी वक्फ संशोधन विधेयक के लिए जेपीसी की जो समिति बनाई गई है उसके अध्यक्ष थी, ठीक है। लोकसभा में आज एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए पेश किए गए केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, ठीक है, ये राजस्थान से आते हैं। संविधान में 129वां संशोधन विधेयक 2024 जो है वो लेकर के आए थे, तो ये याद रखिएगा कौन सा विधेयक से 129वां, कौन सा, तो एक राष्ट्र एक चुनाव। इसके इस समिति के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, ठीक है, पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, ठीक है, याद रखिएगा, ये प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। फिलहाल अभी ये चला गया है कमेटी के पास, ठीक है, जेपीसी के पास। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के मायोटे में चक्रवात चीड़ों से हुई तबाही पर दुख जताया है। ये इसलिए लिखा है तो कि याद रहे, फ्रांस का एक मायोटे है द्वीप का नाम, जो चीड़ों है ना, ये अपना भारत, ये अफ्रीकी देश है ना, तो यहाँ पे है चीड़ो, एक द्वीप, सॉरी चीड़ो नहीं, क्या बोलते हैं इसका नाम, मायोटा। ये मायोटा द्वीप है, ये किसका अधिकार है इस पर, फ्रांस का है, ठीक है। और ये जो हिंद महासागर का क्षेत्र है, यहीं पर उठा है चीड़ो तूफान, जिसके वजह से मायोटा को नुकसान हुआ है, मोजाम्बिक को नुकसान हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा, मेडागास्कर को नुकसान हुआ है। तो फ्रांस का नाम आया है, तो फ्रांस के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि फ्रांस के जो फ्रांस का नाम आया तो फ्रांस के बारे में थोड़ा सा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, इमैनुअल के बारे में हम कई बार पढ़ चुके हैं कि ये क्या किए थे, इमैनुअल मैक्रोन। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का उद्घाटन किए थे, कहाँ पे, अपने देश भारत में, गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, बार बार हम बोलते हैं। तो ये अभी भी राष्ट्रपति यही हैं। और वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे पूर्व में, जिनके खिलाफ अभी अविश्वास प्रस्ताव या महाभियोग लाया गया है ना, अविश्वास प्रस्ताव के बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा और बाद में बन गए। तो पहले कौन थे, तो मिशेल बार्नियर, और अभी कौन बन गए हैं, तो फ्रैंकोइस बायरू, याद रखना, ऐसे प्रश्न देखने को मिलेगा। इसी तरह का अभी हुआ है कहाँ पे, सीरिया में भी है ना, याद रखिएगा। हालांकि सीरिया में ऐसे नहीं हुआ, वहाँ तो
पहले युद्ध हुआ, तबाही हुई है ना। आगे बढ़ते हैं। जेपीसी संसद द्वारा गठित एक तदर्थ समिति है। पहले भी कहा था, अभी जेपीसी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो जेपीसी एक तदर्थ समिति है जिसका उद्देश्य किसी विशिष्ट विषय या विधेयक की गहन जांच करना है। अभी विधेयक जो लाया गया था वन नेशन वन इलेक्शन, उसके वजह से, उसी तरह संशोधन विधेयक जो वक्फ को लेकर के आया गया था, उस पर भी एक समिति गठित की गई थी जगदम्बिका पाल के अध्यक्षता में। आगे बढ़ते हैं। इसमें दोनों सदनों, सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के सदस्य होते हैं। उसमें भी थे, बताया था 31 सदस्य हैं वक्फ संशोधन विधेयक में जो समिति बनाई गई थी जेपीसी में। इसका भी समिति बनाया नहीं गया, अभी समिति बनाया जाना है, ठीक है। और वो डिसाइड कौन करता है, कितने सदस्य रहेंगे, किसके रहेंगे कितने, और अध्यक्ष कौन रहेगा, तो लोकसभा का अध्यक्ष डिसाइड करता है, ठीक है। तो ओम बिरला डिसाइड करेंगे। जांच पूरी होने के बाद जेपीसी को भंग कर दिया जाता है और जेपीसी की सिफारिशें सलाहकार हैं, वो जो है सरकार चाहे तो मानेगी और नहीं चाहेगी तो नहीं मानेगी, ठीक है। तो याद रखिएगा। नेपाल में 5 दिवसीय भक्तपुर महोत्सव में लाखों लोग आए। भक्तपुर महोत्सव कहाँ मनाया जा रहा है, तो नेपाल में, याद रखिएगा। भक्तपुर एक जगह का भी नाम है जो वहाँ पे क्या है, काठमांडू के पास डिस्ट्रिक्ट है, ये जिला है, ठीक है। इस महोत्सव का उद्देश्य दुनिया को भक्तपुर की अनूठी और ऐतिहासिक कला संस्कृति जीवन शैली से परिचय कराना है, ठीक है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है त्यौहार, ठीक है, हमारे लिए। तो ये त्यौहार पूछता है, याद रखिएगा। भक्तपुर महोत्सव कहाँ पे, नेपाल में मनाया गया है। ये 5 दिवसीय त्यौहार है, याद रखिएगा। नेपाल के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि नेपाल के बारे में अभी थोड़ी सी खास चीज़ है, वो क्या, तो नेपाल के प्रधानमंत्री तो पहले केपी शर्मा ओली है ना, केपी शर्मा ओली, लेकिन नेपाल के जो सेना प्रमुख है ना, वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। उनका नाम क्या है, तो अशोक राज सिगडेल, जिनको अभी भारत के राष्ट्रपति जो है ना, अशोक राज सिगडेल को भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत का क्या बोलते हैं, सेना अध्यक्ष के पद से, सेना प्रमुख के पद से इनको क्या किया है, सम्मानित किया है। और उसके बाद जो भारत में IMA है देहरादून में, है ना, जो मिलिट्री एकेडमी है, वहाँ पर से जो अधिकारी हमारे पास हुए, उनसे सलामी दिलवाया किनको, तो अशोक राज, ठीक है, याद रखिएगा, अशोक राज सिगडेल को, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसमें कितने थे, 556 अपने देश के थे और 35 मित्र देश के थे। टोटल कितने, याद रखिएगा, 5 3 6 5 11 1 5 3 8 1 9 591 है ना, याद रखिएगा। ये मित्र देश के थे कितने, तो 35 अधिकारी, जो जैसे मालदीव, श्रीलंका, है ना, इससे रिलेटेड अभी समझौता भी हुआ था भारत में जब अभी राष्ट्रपति आए थे अनुरा कुमार दिसानायके के। आगे बढ़ते हैं। महिला क्रिकेट अभी चल रहा था अंतर्राष्ट्रीय, किसके साथ, तो भारत और वेस्ट इंडीज़ का। ये कहाँ हो रहा था, तो मुंबई में, नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में T20 जो चल रहा था, 3 मैचों का सीरीज, किसके साथ, भारत और वेस्ट इंडीज़ के साथ, ठीक है। तो वो हम 1-1 से बराबर कर लिए। तो ये कहाँ हुआ है, वो याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शतरंज में नए विश्व चैंपियन डी गुकेश अभी जीते हैं, ठीक है। क्या जीते थे, FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप, ठीक है, विश्व शतरंज चैंपियनशिप, याद रखिएगा। सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं ये जो जीते हैं। तो और किसको हराए थे, तो डिंग लिरेन। ये लिरेन जो है वो कहाँ के हैं, चाइना के। हुआ कहाँ था ये मैच, तो ये हुआ था सिंगापुर में। अब आगे बढ़ते हैं। शतरंज में नए विश्व चैंपियन डी गुकेश ने आगामी FIDE वर्ल्ड रैपिड और ब्लिट्ज चैंपियनशिप से अपना नाम वापस ले लिए हैं ये। और इस प्रतियोगिता में अपना नाम जो वो कौन दिया है, तो अर्जुन एरिगेसी, और भारत की 2 लोग हैं जो महिला पुरुष में, अर्जुन एरिगेसी और R प्रज्ञानंदा भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। ये 26 से 31 दिसंबर को न्यूयॉर्क अमेरिका में होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ हो रहा है, कौन रिप्रेजेंट करेगा, वो तब मायने रखिएगा जब हम जीतेंगे, ठीक है। इतना नहीं पूछता, बस हाँ ये पूछ सकता है कि R प्रज्ञानंदा, अर्जुन एरिगेसी, ये जो है किस खेल से संबंधित हैं, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ICC महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक बनाने वाली नेट साइवर ब्रंट जो है वो सबसे तेज शतक बनाने वाली टेस्ट क्रिकेट में महिला हैं। वो कौन है, तो वो है इंग्लैंड की, ठीक है, याद रखिएगा।
नेट साइबर ब्रंट, जिसका नाम क्या है, नेट साइबर ब्रंट, और ये है कहाँ की, तो इंग्लैंड की। अभी आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ 2024 में नवंबर के लिए चुना गया है 2 लोग, है ना, हैरिस राउफ, है ना, हरीस राउफ, ये पाकिस्तान के हैं, और महिलाओं में इंग्लैंड की हैं जिनका नाम क्या है, डेनी वयात हॉडगे, ठीक है, याद रखिएगा। प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर 2024, महिलाओं में डेनी वयात हॉडगे इंग्लैंड की है, और हरीस राउफ जो है पाकिस्तान का है। आईसीसी के बारे में थोड़ी सी क्या, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पे, दुबई में, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो बन गए हैं जय शाह पहले बीसीसीआई के सचिव थे, ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में किस बांग्लादेशी खिलाड़ी पर गेंदबाजी से प्रतिबंध लगाया गया है, तो वो याद रखिएगा साकिब अल हसन जो है वो बांग्लादेशी गेंदबाज हैं, क्रिकेटर हैं, और इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, ठीक है। बांग्लादेश का नाम आया है तो एक चीज़ याद रखिएगा, 16 दिसंबर को अभी हम मनाए थे क्या, विजय दिवस, है ना। तो 16 दिसंबर 1971 में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ जिसमें बांग्लादेश का निर्माण हुआ, तो उसको हम दर्शाने के लिए 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाते हैं, ठीक है। अभी हाल में मनाया गया है तो याद रखिएगा। आईएनएस निर्देशक को किस नौसेना डॉकयार्ड में शामिल किया गया है, तो पहले किस आईएनएस निर्देशक है क्या, ये भी जानेंगे हम। तो पहले नौसेना डॉकयार्ड कौन सा है, विशाखापट्टनम में इसको शामिल किया गया है, ठीक है। आईएनएस निर्देशक क्या है, तो ये हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और नेविगेशन है। ये जल के लिए जल सर्वेक्षण और जल का नेविगेशन करेगा, ये सर्वेक्षण करेगा जहाँ पे रहेगा वहाँ पे, और दिशा भी बताएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, आईएनएस का काम तो नहीं पूछेगा, फिर भी थोड़ा सा दिमाग में रखना है ताकि ज़्यादा चीज़ रहे। सुनने से क्या होता है, जो ज़रूरत का है वो याद रह जाता है कम से कम। इसको निर्माण कौन किया है, तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता, ठीक है। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता, ठीक है। यहाँ भी CISF ही है, याद रखिएगा। आईएनएस निर्देशक से एक चीज़ और याद रखिएगा, आईएनएस तुसिल का भी निर्माण हुआ है, कहाँ पे, रसिया में, है ना, तुसिल आईएनएस तुसिल, इसका अनावरण किया है कौन, राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री, याद रखिएगा। कहाँ पे, तो रसिया में, इसका निर्माण रसिया में हुआ है, ठीक है। अभी नेवी में सौंप दिया गया है, नेवी। भारतीय नौसेना ने हाल ही में रसद शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है, तो गति शक्ति विश्वविद्यालय, इसके बारे में बात करेंगे पहले थोड़ा सा। भारतीय नौसेना रसद शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए, ठीक है, किसके साथ हाथ मिलाया है, तो गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ। भारतीय नौसेना के बारे में थोड़ा सा, भारतीय नौसेना के जो चीफ हैं अभी कौन है, तो हैं याद रखिएगा क्या, दिनेश कुमार त्रिपाठी, है ना, दिनेश कुमार त्रिपाठी, ठीक है। अब थोड़ा सा गति शक्ति विश्वविद्यालय, तो गति शक्ति विश्वविद्यालय जो है वो रेल विश्वविद्यालय की तरह काम करता है, ये रेल का है, ठीक है। कहाँ पे है, तो वडोदरा गुजरात में है, ठीक है, वडोदरा गुजरात में है। ये रेल द्वारा 2018 में स्थापित किया गया था, बाद में 2022 में, है ना, 2022 में इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, ठीक है। तो गति शक्ति विश्वविद्यालय किसका है, रेल का है। 2018 में इसका गठन हुआ, मतलब स्थापित हुआ, है ना, और 2018 के बाद 2022 में इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और वडोदरा गुजरात में है। उबर ने बेंगलुरु में महिलाओं के लिए मोटो वुमन बाइक टैक्सी सेवा शुरू की है, तो याद रखिएगा, महिलाओं के लिए वुमेन टैक्सी की सेवा बेंगलुरु में कौन शुरू किया है, तो उबर ने किया है। क्या नाम उसका, मोटो वुमन, ठीक है। मोटो वुमन कौन शुरू किया है, तो उबर शुरू किया है, ठीक है। अब उबर का नाम आ गया है तो थोड़ा सा उबर के बारे में। उबर के जो CEO हैं उनका नाम क्या है, तो वो याद रखिएगा, दारा खुसरो स्वाही। नाम थोड़ा थोड़ा लग सकता है आपको देसी, लेकिन है नहीं, खुसरो स्वाही, ठीक है, खुसरो स्वाही।
उबर का। ठीक है, उबर अभी हाल में एक बार और चर्चे में था, क्योंकि ये क्या है, शिकारा राइड के लिए उबर जो है वो डल झील, डल लेक है ना, डल लेक कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। तो उसमें ओला नहीं, उबर जो है वो बोट बुक करवाएगा। ठीक है, शिकारा राइड के लिए डल लेक। ठीक है, याद रखना, जम्मू कश्मीर। कौन किया है, उबर। अगर आप थोड़ा सर्च करोगे तो 2-3 फोटो अगर देखने को मिल जाएगा तो आपका काम आसान हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक किस शहर में स्थापित किया गया है, तो चेन्नई में। ठीक है, याद रखना। एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो अभी हम बात किए थे, ये अभी किसको दे दिया गया, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को, है ना, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को। ठीक है, सूर्यबाला द्वारा लिखित, अभी हम शुरुआत में ही बात की थी इनके बारे में, सूर्यबाला द्वारा लिखित कौन देश को वासी वेणु की डायरी, इस पुस्तक का नाम क्या है, तो कौन देश को वासी वेणु की डायरी, ये उपन्यास है 34वें व्यास सम्मान 2024 के लिए चुना गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, सूर्यबाला का जो एक उपन्यास है जिसका नाम क्या है, तो कौन देश को वासी वेणु की डायरी, इस उपन्यास को 34वें व्यास सम्मान मिला है 2024 के लिए। ठीक है, यह उपन्यास 2018 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, अब थोड़ा सा इस बारे में, व्यास सम्मान कहाँ गया, व्यास सम्मान के बारे में। तो व्यास सम्मान की स्थापना कब हुई, 1991 में, के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा। ठीक है, के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा 1991 में, याद रखना। ठीक है, अब आगे बढ़े। बायोकॉन समूह के अध्यक्ष जो किरण मजूमदार शो हैं, उनको जमशेदजी टाटा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। किनको मिला है, तो बायोकॉन समूह के अध्यक्ष किरण मजूमदार शो को मिला है क्या, जमशेदजी टाटा पुरस्कार। जमशेदजी टाटा पुरस्कार जो व्यापार के क्षेत्र में देश में बहुत महान काम करने के लिए इनको मिलता है। ठीक है, यह पुरस्कार मिलता है जमशेदजी टाटा। कौन देता है उसके बारे में बात करेंगे पहले थोड़ा सा। उन्हें यह पुरस्कार भारत में जैव विज्ञान आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए दिया गया है। ठीक है, जैव विज्ञान आंदोलन इतना ज़रूरी नहीं है, बस थोड़ा सा याद करने के लिए है, बाकी इतना। बायोकॉन समूह के अध्यक्ष कौन है, तो किरण मजूमदार शो, और जिनको जमशेदजी टाटा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अच्छा, ये सम्मान जो है वो दिया कौन है, तो ISQ। ठीक है, इंडियन सोसाइटी ऑफ क्वालिटी के जो अध्यक्ष हैं जनक कुमार मेहता। ठीक है, जनक कुमार मेहता, इन्होंने दिया है। ठीक है, चलो अभी इतना ही। एक और चीज़ याद रखिएगा, क्या नाम है, एक्चुअली एक व्यक्ति है, प्रश्न रह गया, थोड़ा सा सोचा लिख दूंगे, फिर रह गया। संजय राम मराठे, इनका निधन हो गया, संजय राम मराठे का। ये शास्त्रीय गायक थे। ठीक है, संजय राम मराठे, इनका निधन हो गया। ये क्या थे, तो शास्त्रीय गायक थे। इनके साथ साथ अभी कुछ दिन पहले कुछ निधन हुआ है जिनका, जो महान हस्ती है, बड़े हस्ती हैं, महान नहीं बड़े हस्ती कहेंगे। ठीक है, SM कृष्णा, ये क्या थे, तो पूर्व केंद्रीय मंत्री और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, SM कृष्णा, याद रखना। इसके साथ एक और EVKS एलंगवन, ELANGOVAN, एलोंगवेन। ठीक है, एलोंगवेन, याद रखना। ये व्यक्ति का नाम है जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे थे और वर्तमान में तमिलनाडु के विधायक भी थे। इनका भी अभी निधन हो गया। और प्रसिद्ध तबला वादक का निधन हो गया है अभी हाल में। उनका नाम आप ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, जिनको 2023 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ना। कई बार हम बात कर चुके हैं इनके बारे में, तो ये प्रश्न बार बार देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी इतना ही, मिलते हैं फिर। वीडियो पसंद आए तो हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर, जय हिंद।